हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। कुलदीप सुबह सोकर उठा तो उसका सर बहुत भारी भारी सा लग रहा था। उसके बदन में भी तेज दर्द था। रात को उसे बुखार हुआ था और बुखार के कारण सुबह उसे उठने में थोड़ी देर हो गई थी। वह उठकर बाहर आया तो देखा कि छोटी बहू नाश्ता कर रही थी। कुलदीप ने अपनी बहन की ओर देखा तो वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने बहन से कहा, रीना मुझे भी नाश्ता दे दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत तेज बुखार है, नाश्ता करके मैं दवाई खा लूँगा। वह कहने लगी, भैया प्लीज़, अभी मैं कोई काम नहीं कर सकती, मेरे नाखूनों में मैंने अभी अभी नेल पॉलिश लगाया है, आप नाश्ता खुद से जाएं ले लीजिए। कुलदीप को हैरानी हुई कि यहाँ मेरी तबीयत खराब है और बहन मुझे नाश्ता देने को भी तैयार नहीं है। फिर भी और मैंने ढंग से रसोई में गया तो वहाँ पर नाश्ता तो बचा ही नहीं था। कैसरोल में बस एक रोटी रखी हुई थी और सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं बची थी। वह हॉल में आया और अपनी माँ से बोला, माँ मेरे लिए नाश्ता नहीं बचा क्या? तभी छोटी बहू बोल पड़ी, जेठ जी आप देर तक सोए रहेंगे तो क्या, तो ऐसा ही होगा ना, आपको समय से उठना चाहिए था। आज ना सब्जी कुछ ज़्यादा ही अच्छी टेस्टी बनी थी तो सबने थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया, नाश्ता तो खत्म हो गया है। कुलदीप थोड़ा छचलाते हुए बोला, तो छोटी मेरे लिए थोड़ा सा कुछ और बना दो ना। वह कहने लगी, नहीं बाबा नहीं, सुबह से तो काम करके मेरी हालत खराब हो गई है, अब आपके लिए अलग से रसोई में कौन जाएगा, समय से उठा करिए और समय से खा कीजिए। एक तो पत्नी को छोड़कर यहाँ पर आकर बैठ गए हैं और दूसरे मेरा काम बढ़ा रखा है, मैं तो कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर वह उठकर वहाँ से चली गई। कुलदीप सुन्न सा खड़ा रह गया। वह सोचने लगा कि क्या यह मेरा घर नहीं है, इस घर में मैं कुछ दिनों के लिए आकर नहीं रह सकता। उसकी आंखों के आगे बार बार दीपा का आंसुओं में डूबा हुआ चेहरा याद आने लगा। वह अपनी माँ से बोला, माँ मुझे नाश्ता मिलेगा या नहीं? उसकी माँ माला जी कहने लगी, अरे बेटा छोटी बहू की बात का बुरा मत मानना, वह दिन भर काम करके थक जाती है ना। एक काम करो, आज तुम ही अपने लिए कुछ नाश्ता बना लो, मेरे तो भाई घुटनों में दर्द है, मैं जरा दवाई लगाने जा रही हूँ। इतना कहकर वह भी वहाँ से खिसक ली। बहन भी बैग उठाकर कॉलेज जाने के लिए निकल गई। कुलदीप अकेला सोफे पर बैठा रह गया। इसी परिवार के लिए उसने अपनी पत्नी को क्या कुछ नहीं कहा सुनाया। उसे इतना रुलाया कि वह परेशान होकर घर छोड़कर चली गई थी। आज वह अपने ही घर में बिल्कुल अकेला सा था। थोड़ी देर में उसकी भूख तेजी होने लगी तो वह किचन में गया। फ्रिज में से दूध निकालकर उसने दूध और बिस्किट खाया और दवाई लेकर कमरे में आकर सो गया। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसके मन में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। दवाई के असर से थोड़ी देर में उसका बुखार थोड़ा कम हो गया था। उसके दिमाग में पिछली बातें किसी चलचित्र की भांति घूमती जा रही थी। उस दिन शाम को वह ऑफिस से घर आया तो उसकी पत्नी हॉल में सोफे पर माथे पर पट्टी बांधे हुए बैठी थी। वह कहने लगा कि क्या हुआ तुम्हें? दीपा बोली, सुनो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैंने खाना भी नहीं बनाया है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो ना। वह गुस्से में कहने लगा कि एक तो दिन भर काम करके आओ, ऊपर से घर में खाने पीने को भी नहीं मिलता है और जरा सी भी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना है तुम्हें? दीपा हैरानी से बोली कि पिछले एक सप्ताह से मुझे बुखार आ रहा है, फिर भी मैं घर का सारा काम कर रही हूँ ना, आज मुझसे उठा नहीं जा रहा था, तुम प्लीज मुझे डॉक्टर को से दिखा दो ना। कुलदीप गुस्से से बोला कि मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ, मेरे पास फालतू के रुपए नहीं हैं डॉक्टर के पास जाकर उड़ाने के लिए। दीपा हैरानी से बोली कि मैं अपनी छोटी छोटी जरूरत को मार कर कितनी बचत करती हूँ और तुम सारे रुपए अपने घर वालों पर लुटा देते हो, बस मेरे लिए ही रुपए नहीं होते हैं तुम्हारे पास। कुलदीप गुस्से में बोला कि मैंने अपने घर वालों को कब रुपए दिए? दीपा तुरंत ही रूम में जाकर उसका पासबुक लेकर आई और कहने लगी, यह देख लो, यह 10,000 रुपए माँ जी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए हैं। पासबुक देखकर कुलदीप की आंखों में क्रोध तैर गया और वह कहने लगा, अच्छा तो तुम अब मेरी जासूसी करोगी, यही बात है? तो सुन लो कान खोलकर, तुम रुपए बचाओ और मैं अपने भाई बहनों पर लुटाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है।
मेरे भाई बहन मेरी पत्नी से भी ज़्यादा अपने हैं। दीपा रो पड़ी क्योंकि वह अपने छोटे छोटे शौक मारकर बचत करती थी। वह भरे गले से बोली कि तुम अपने घर वालों पर खर्च करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन कम से कम अपनी पत्नी की ज़रूरतों को भी तो पूरा करो। वह कहने लगा कि खाना पानी तुम्हें मिल ही रहा है और तुम्हें क्या चाहिए। दीपा अपने आंसू पोंछते हुए बोली कि पैसे बचाने के लिए ना तो मैं कहीं घूमने जाती हूँ, ना नए कपड़े खरीदती हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरे बीमार पड़ने पर क्या तुम मुझे डॉक्टर को नहीं दिखा सकते? मैं कौन सी बड़ी बड़ी फरमाइशें कर रही हूँ? ऐसे साथ में रहने से तो अच्छा है कि मैं घर छोड़कर ही चली जाऊँ। तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। दीपा का गुस्से में बोलना ही था कि कुलदीप गुस्से में बोला, हाँ तो तुम्हें घर छोड़कर जाना है तो चली जाओ ना, सुना किसे रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ रहकर तंग आ गया हूँ। मैं भी अपने घर वापस लौट जाऊंगा। मुझे भी अपने परिवार के साथ ही रहने का मन करता है, तेरे साथ नहीं। तुम्हारे चक्कर में ही मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। दीपा भी गुस्से में बोली कि मेरी वजह से कैसे? मुझे क्यों दोष देते हो? तुम्हारा घर छोटा है। हमारी शादी के बाद जब तुम्हारा प्रमोशन हुआ और तुम्हें कंपनी की तरफ से यहाँ फ्लैट मिला, तब तुम्हारे मम्मी पापा ने खुद कहा था कि तुम लोग नए फ्लैट में रहने के लिए चले जाओ। उन लोगों ने खुद ही हमें अलग किया। फिर जब तुम्हारे छोटे भाई की शादी हुई तो उन लोगों ने हमारा कमरा उसे दे दिया। इन सब में आखिर मेरी ही गलती क्या है? वह कहने लगा कि मम्मी पापा ने पहले ही देख लिया था कि तुम कितने तेज तर्रार स्वभाव की हो, इसलिए उन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया। दीपा बोली, ठीक है मैं चली जाती हूँ, तब शायद वह लोग तुम्हें परिवार में फिर से शामिल कर ले। दीपा को अब कुछ और नहीं सुनना था। वह चुपचाप अपने कमरे में गई और कपड़े समेटने लगी। इस बुखार में वह बैग उठाकर घर से बाहर निकलने लगी। उसके मन में एक उम्मीद थी कि शायद पति रोक लेगा, लेकिन कुलदीप ने उसकी ओर देखा भी नहीं। रोकना तो फिर दूर की बात है। तो दीपा अपने आंसू पोंछते हुए मायके जाने के लिए निकल पड़ी। जब वो अपने घर पहुंची तो अपने मम्मी पापा को उसने सारी बातें बताई। तो उसकी मम्मी पापा कहने लगे कि तुम हमारे लिए कोई बोझ नहीं हो। तुम जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकती हो। अगर कुलदीप को अपनी गलती का एहसास होगा तभी हम तुम्हें यहाँ से वापस भेजेंगे। हमेशा यहाँ रह सकती हो। इधर कुलदीप भी अगले दिन सुबह सवेरे ही अपने घर पहुँच गया था। अचानक उसे वहाँ पर देखकर छोटी बहू नाक मुंह बनाने लगी थी। अब उसके पास खुद का कोई कमरा तो था नहीं, तो वह स्टोर रूम के भीतर एक फोल्डिंग पलंग डालकर वहीं पर रहने लगा था। जो घर वाले उससे दूर रहने पर मीठी मीठी बातें करते थे, रुपए मांगते रहते थे। अब वह दिन रात उनके साथ था तो कोई उससे ढंग से बात भी नहीं करता था। वह सुबह सवेरे खा पी कर ऑफिस के लिए निकल जाता था, देर रात गए घर आता था। सब अपने अपने काम में लगे रहते थे, कोई भी उससे बातचीत भी नहीं कर रहा था। कुलदीप को अपने घर में ही एक परायेपन का एहसास होने लगा था। साथ ही कोई न कोई उसे ताने भी मार देता था कि तुम्हारी पत्नी कैसी है जो तुम्हें छोड़कर चली गई। तब कुलदीप खुद का ही अवलोकन करने लगता था कि इन सब में मेरी ही गलती ही तो थी। आज कुलदीप को तेज बुखार था तो भी किसी को उसकी परवाह नहीं थी। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि पत्नी की अहमियत क्या होती है पति की जिंदगी में। उसकी पत्नी मायके को गए हुए आज 1 महीने पूरे हो गए थे। उसे अपने पास पत्नी की कमी लगी, लेकिन वह पत्नी को भुला भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी वजह से वह वहाँ से रो कर गई अपने मायके। फिर भी वह उससे रहा नहीं गया। अब उसने पत्नी को फोन लगा दिया। दीपा को भी इंतजार था। 2 रिंग जाते ही फोन उठा लिया। कुलदीप कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। दीपा कांपते हुए आवाज में बोली, कुलदीप कुछ बोलोगे नहीं? कुलदीप के सब्र का बांध टूट पड़ा। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे और वह सिसकते हुए बोला, मुझे माफ कर दो दीपा और घर वापस लौट आओ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माना कि भाई बहन और माँ बाप अपना परिवार होते हैं, लेकिन पत्नी का महत्व तो क्या होता है ये आज मुझे समझ में आ रहा है। मुझे मेरी गलती के लिए माफ नहीं करोगी तुम? दीपा की आंखों से आंसू छलकने लगे। वह तो कब से इंतजार कर रही थी कि पति उसे फोन करके बुलाएगा।
वह कहने लगी कि मैं आज ही घर वापस आती हूँ। कुलदीप बोला कि तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और घर में बिना किसी को कुछ बताए वहाँ घर से निकल गया। आज उसे समझ में आ रहा था कि शादी के बाद भले ही कितनी शिद्दत से भी कोई भी रिश्ता निभाया जाए, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते को अपना अलग ही महत्व होता है और उसे वह महत्व समझ में आ चुका था। वह दीपा को लेकर घर आया और फिर से अपनी पत्नी के साथ बहुत ही प्यार से रहने लगा। अब वह सोच समझकर ही खर्च करता था। उसके परिवार वालों को भी समझ में आ चुका था कि उनके बुरे व्यवहार से कुलदीप को कितना बुरा लगा है, तो सभी ने उससे माफ़ी मांगी कि अब से ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। कुलदीप भी अपना बजट बनाकर चलता था और अपने भविष्य के लिए भी बचत कर रहा था। साथ ही वह अपनी पत्नी की ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखता था। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।